हर बार? अच्छा अब हो गया। यस सर, अब हो गया। ठीक है, तो हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिख रही है। पर मैं स्क्रीन ये हैंग हो गई है एक्चुअली, इसको फिर से करते हैं, रुकिए। engagement में बहुत प्रॉब्लम होने लग गई है, पहले नहीं होती थी इतनी। आप लोग सब ग्रेजुएट होंगे? सर एक मिनट रुकिए, अब जब तक ये दोबारा नहीं खुलता है तब तक वेट करिए थोड़ा सा, इसको रिकॉर्डिंग हटा लेते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का सिलेबस जब आप खोलते हैं तो उसमें क्या दिख रहा है? यूनिट 1 दिख रही होगी, दिख जी रहा है? सर। यूनिट 1 जी छोड़िए अभी, उसके बाद दूसरे पेज में, तीसरे पेज में यूनिट 2 दिख रहा होगा। जी सर। तो यूनिट 2 हम पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में यूनिट 2 जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, अब यूनिट 2 भी अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइडेड है, तो हम सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका। जो फर्स्ट टॉपिक है वो बीच बीच में आते रहेगा, वो जिस समय जैसा आएगा उस समय वैसे बता देंगे। ठीक हो गया? ये बोर्ड दिखने लग गया? यस सर। ठीक है, इसी में पढ़ा देते हैं, अभी वाला तो खुल नहीं पा रहा है, इसकी मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए। तो हमने होमोलिटिक फिजन और हीट्रोलिटिक फिजन, ये दोनों चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ठीक, बार रिपीट कर दीजिए सर। रिपीट करना है? सर एक बार कर दीजिए ना, वो वॉइस उस टाइम पर थोड़ा आई नहीं मेरे फोन में, सर अच्छा दिक्कत अच्छा हुई है। अच्छा, ठीक है ठीक है, जी मैं सर। कर देता हूँ, कोई बात नहीं। जी एक मिनट पहले इसकी सेटिंग कर लेते हैं। अब ये एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा पहले ये इरेजर सीख लेता हूँ टूल। एक एक सेकंड, इसमें क्लियर स्क्रीन का कोई ऑप्शन ही नहीं आता। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ रहे थे होमोलिटिक फिजन। अभी वॉइस क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर। ठीक है, होमोलिटिक फिजन के बारे में बात करते हैं। अगर हमारे पास कोई ए के साथ जुड़ा हुआ है, एक मॉलिक्यूल है जिसको हम A2 नाम से जानते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। ठीक है, इस तरीके का दिखेगा कि ए और ए के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स इस एक का और दूसरे का, दोनों का इलेक्ट्रॉन बराबर शेयर होता है। तो जब आप इसको तोड़ते हैं हीट देके या किसी भी फॉर्म में एनर्जी देके, तो ये एक ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग चले जाता है और दूसरा ए
अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग चले जाता है। तो इस तरीके का जब टूटना होता है तो इस टूटने को या बॉन्ड ब्रेकिंग को फिजन बोला जाता है। अब इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बिल्कुल एक सा बन रहा है, प्रोडक्ट ये और ये टेक्निकली एक से ही है, तो इसीलिए इसको होमोलिटिक फिजन बोल दिया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर? यस सर। यस सर। यहां तक तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है ना? ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट बन के आया है ये, अच्छा अब ये बताऊंगा, एक सेकंड रुकिए, अब इसको इरेज करते हैं जरा। बच्चों आप मुझे 2 मिनट और दीजिए, ये थोड़ा सही नहीं हो रहा है इसमें पढ़ाना। मैं फिर से आपको फिर से जोड़ता हूँ, 5 मिनट और। हाँ 5 मिनट बाद फिर से पढ़ते हैं। मैं दोबारा इसको रिस्टार्ट करता हूँ, 5 मिनट। इसमें मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ाने में। ओके सर। 5 मिनट में जुड़ते हैं। रिकॉर्डिंग पर डाल देता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री जैसे हम पढ़ रहे थे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, लेकिन जो आपका सिलेबस है वो अलग अलग यूनिट्स में दिया गया है। ऑलराइट, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। तो हम फिलहाल यूनिट 2 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट 2 में जो सबसे देखिए हमने पढ़ना है वो पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अब इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग लिखा है ना, बॉन्ड ब्रेकिंग, इसको केमिस्ट्री में फिजन भी बोलते हैं। फिजन, फिजन का मतलब होता है टूटना, याद रखना। ठीक है, और वहीं अगर कभी आपको फ्यूजन लिखा हुआ दिखाई दे, FUSION, फ्यूजन, तो इसका मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, तो फिजन और फ्यूजन 2 अलग अलग चीजें हैं। हम फिजन पढ़ेंगे, टूटना। तो होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन में क्या होता है, जब भी कोई एटम या मॉलिक्यूल अपने 2 रिस्पेक्टिव एंटिटीज में टूट जाता है एनर्जी देने पर, और वो इस तरीके से टूटता है कि जो प्रोडक्ट बनता है वो बिल्कुल एक सा होता है, एक समान होता है, तो इसको होमोलिटिक फिजन बोलते हैं। ठीक है, हीट्रोलिटिक का मतलब होता है अलग अलग। हीट्रो का मतलब ये होता है अलग अलग। तो जैसे यहाँ पर ए और बी आपस में जुड़े हुए थे, और जब इनको हमने यहाँ पर एनर्जी दी और ये टूटे, तो हुआ क्या कि बी जो था वो अपने इलेक्ट्रॉन, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले गया। ठीक है, और ए को कुछ भी नहीं मिला। तो जिसको दोनों इलेक्ट्रॉन मिलते हैं उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज बन जाता है, और जिसको कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों बनता है और नेगेटिव चार्ज क्यों बनता है ये हम आगे कभी पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो ये जो 2 प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर बने हैं ये आयंस कहलाते हैं। एक इसमें कैटायन बनता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक इसमें एनायन बनता है जो नेगेटिव चार्ज होता है। तो 2 अलग अलग चीजें बन रही हैं, इसीलिए इस तरीके के टूटने को, फिजन को हीट्रोलिटिक फिजन बोला जाता है। तो यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, आप लोग, एक थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, देखिए रिकॉर्डिंग तो अपनी जगह रही, रिकॉर्डिंग तो हम कर ही रहे हैं, ये रिकॉर्ड वीडियोस होंगे, आप लोग कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए। ठीक है, और परस्पर नोट्स बनाते हुए चलिए। जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं बस उतना ही नोट्स आप बनाते हुए चलिए, वही आपके बहुत काम आएंगे, टाइम बचेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि बाद में रिकॉर्डिंग से देख के नोट्स बना लेंगे, तो मान के चलिए आपका डबल टाइम वेस्ट हो गया, एक अभी और एक तब जब दोबारा आप देखेंगे। तो इसलिए अभी इसको निपटाते हुए चलिए, और रिकॉर्डिंग अपने पास सिक्योर रखिए, कहीं अटकते हैं तो फिर से रिकॉर्डिंग देख ली जाएगी। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल समझने के लिए आप सबसे पहले फाइल का मतलब समझिए। फाइल का मतलब होता है लवर। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन लवर, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लवर। अब ये क्या है थोड़ा सा समझिए, ये एक एटम का स्ट्रक्चर है। एटम के बिल्कुल केंद्र में, सेंटर में एक न्यूक्लियस नाम की चीज होती है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होके इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं
वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और इस तरीके से एक एटम का निर्माण होता है। असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, एटम ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता। ठीक है, ये हमारी कल्पना है केमिस्ट्री की, जिसके बेसिस पे हमको केमिस्ट्री समझना थोड़ा आसान हो जाता है। असल में बिल्कुल ही अलग चीज होती है इलेक्ट्रॉन और ये एटम का स्ट्रक्चर। तो वो अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, अभी हम बेसिक सी चीजें इसमें समझने की कोशिश करते हैं। तो एक एटम के यहाँ पर आप देखिए दो हिस्से हो गए हैं, ठीक है, दो पार्ट हो गए हैं। एक पार्ट तो बीच में है उसका, जिसको आपने यहाँ पर क्या बोल दिया, न्यूक्लियस, ठीक है। और एक पार्ट हो गया क्या, ये साइड में उसका इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। अब फिजिक्स का एक रूल होता है, थंब रूल होता है फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, कि पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और नेगेटिव चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज किसको प्यार करेगा, लव करेगा, नेगेटिव को, और नेगेटिव चार्ज किसको लव करेगा, पॉजिटिव को, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रोफाइल है, कोई ए चीज है, और अगर हम बोलते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए किसका लवर है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज का लवर है। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन का लवर है यानी कि नेगेटिव चार्ज का लवर है। और नेगेटिव चार्ज का लवर कौन हो सकता है, जो खुद क्या हो, पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए इस दुनिया में जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाली चीजें होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल समझते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो कोई अगर न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है यानी कि बी है, ये कह देते हैं कि न्यूक्लियोफाइल है। तो बी किसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, न्यूक्लियस की तरफ, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो अगर बी पॉजिटिव चार्ज से प्यार कर रहा है तो इसका मतलब बी खुद क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसीलिए इस दुनिया में जितने भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो खुद क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो जितनी भी नेगेटिव आयन हमारे पास होंगे, नेगेटिव चार्ज वाली चीजें, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, न्यूक्लियोफाइल। और जितनी भी पॉजिटिव चार्ज वाली चीजें होंगी वो क्या कहलाएंगी, इलेक्ट्रोफाइल। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे मैं आपको बोलूं Cl1 नेगेटिव। अब Cl1 नेगेटिव है, इसमें कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, एक एटम के न्यूक्लियस की तरफ। तो इसीलिए Cl नेगेटिव क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल। ऑलराइट, ठीक है। अब वहीं पर हमारे पास मान लो Na पॉजिटिव है। Na पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपको समझ में आ गए, यस सर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आता है वो आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। जब हम पढ़ेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या आगे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर ये टॉपिक हमारा आएगा ही आएगा, इसलिए इसको तब के लिए स्किप करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन। ये टॉपिक आप थोड़ा सा समझ लीजिए, कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन क्या होता है। देखिए, एनायन किसको बोलते हैं, एनायन हर उस चीज को बोलते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज हो। कैटायन किसको बोलते हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो। तो ऐसा कार्बन जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो कार्बोकैटायन कहलाएगा। ऐसा कंपाउंड जिसके कार्बन में नेगेटिव चार्ज हो वो क्या कहलाएगा, कार्बो एनायन। बस सिंपल, आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे कंपाउंड हमको देखने को मिलते हैं जहां कार्बन पॉजिटिव भी बिहेव करता है और नेगेटिव की तरह भी बिहेव करता है। तो ये दोनों के दोनों
कभी कार्बोकैटायन कहलाते हैं, कभी कार्बो एनायन कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्री रेडिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री रेडिकल्स, थोड़ी देर पहले हमने सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ा था? होमोलिटिक फिजन पढ़ा था कि नहीं? तो होमोलिटिक फिजन में क्या हो रहा है कि हमारे पास ए और ए आपस में जुड़े हुए थे। ये एक मॉलिक्यूल है A2 नाम का, यानी कि ए सिंगल बॉन्ड ए। तो जब हम इसको एनर्जी देते हैं ये टूट जाता है ए इलेक्ट्रॉन प्लस ए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है दोनों में, इसीलिए होमोलिटिक फिजन है। तो ये जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट को बोला जाता है फ्री रेडिकल्स, जहां इलेक्ट्रॉन बराबर बटे हुए होते हैं, ये फ्री रेडिकल्स होते हैं। फ्री रेडिकल्स की खास बात क्या होती है? ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, हाईली रिएक्टिव एंटिटी होती है, या बहुत ज्यादा रिएक्शन मतलब पार्टिसिपेट करते हैं बढ़ चढ़ के। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ इसके बारे में, एक एक्स्ट्रा छोटा सा ज्ञान बायोलॉजी से रिलेटेड, कि हमारा जो भी सेल होता है ना, उसके अंदर जब भी खाना पचता है, ग्लूकोज का डाइजेशन होता है, तो बहुत सारे फ्री रेडिकल बनते हैं। क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल का निर्माण होता है डाइजेशन के बाद। इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, न्यूट्रलाइज, क्योंकि फ्री रेडिकल करते क्या है? अल्टीमेटली जाके ये ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन का नतीजा क्या होता है कि सेल की उम्र बढ़ने लग जाती है, बुढ़ापा आता है। ठीक है, और सेल कमजोर होने लग जाता है। अगर इसको न्यूट्रलाइज नहीं किया गया तो आगे चल के सेल की डेथ भी हो सकती है फ्री रेडिकल्स की वजह से। खुशकिस्मती से हमारे हर एक सेल के अंदर इस तरीके के बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जिनको बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये एंटीऑक्सीडेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये सारे के सारे फ्री रेडिकल्स को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं टाइम से। तो जितने ज्यादा सेल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे, सेल की उम्र उतनी अच्छी होगी, सेल की हेल्थ उतनी अच्छी होगी। ठीक है, जैसे चॉकलेट जो होती है, चॉकलेट के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। तो चॉकलेट खाना अपने आप में बहुत अच्छी चीज मानी जाती है, लेकिन चॉकलेट कौन सी? डार्क चॉकलेट। ये मीठी वाली चॉकलेट नहीं खाना, डेयरी मिल्क वगैरह, इसको खा के तो डायबिटीज से मर जाएगा आदमी। ठीक है, तो डार्क चॉकलेट होती है, तो ये फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करती है। तो फ्री रेडिकल्स आपकी समझ में आ गया क्या होते हैं? जो होमोलिटिक फिजन से बनते हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वो आता है कार्बीन्स। कार्बीन्स क्या होती है? अब देखिए, कार्बीन अपने आप में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। दिखने में बहुत बड़ा नाम है, बहुत अटपटा नाम है, लेकिन वैसे बहुत सरल है। सबसे पहले कार्बन को समझिए आप, कार्बन है क्या? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, किसी को पता है? बताओ, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। हाँ, 6 होता है। ठीक है, तो अगर एटॉमिक नंबर का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या आएगा? 2 4। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका न्यूक्लियस है, इसका एक पहला शेल होगा और एक दूसरा शेल होगा। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। 2। और आउटर शेल में कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही तो इसका मतलब हुआ। और क्या हुआ? तो जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जनरली उसको हम वैलेंस शेल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो वैलेंस शेल में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस हिसाब से कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा बना? वैलेंस शेल का 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके का कार्बन का स्ट्रक्चर बना। अब हुआ क्या कि कार्बन ने इस इलेक्ट्रॉन को किसी के साथ शेयर करके एक बॉन्डिंग कर ली, इसको भी करके एक के साथ क्या कर दी? बॉन्डिंग कर दी। और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो स्पेयर में बच गए, ये और ये। इस कंडीशन में कार्बन के साथ स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। ये कार्बन था, ठीक है, और यहां पर हमारे पास क्या है? एक R जुड़ा है और एक R जुड़ा है, और यहां इसके ये क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं।
तो ये जो बच गए हैं इलेक्ट्रॉन, इनको बोल देते हैं लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया था, इनको बोल दिया जाता है बॉन्ड पेयर। थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे समझ लीजिए, इनको क्या बोल दिया जाता है, बॉन्ड पेयर। तो ऐसा कार्बन का स्ट्रक्चर जहां पर दो बॉन्ड प्रेजेंट हो और एक लोन पेयर इस तरीके से प्रेजेंट हो, मतलब आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, इनमें से 2 किस में पार्टिसिपेट करें, बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग में, और 2 क्या रहे, वैकेंट रहे, खाली रहे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहे। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जब भी आपको देखने को मिलेगा, उसको बोला जाएगा क्या, कार्बीन्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो कार्बीन्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल यही था कि हमारे पास क्या है, आर सी आर, और यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन। बहुत से स्ट्रक्चर में आर डबल बॉन्ड सी, और ये भी एक तरीके की कार्बीन है कि 2 इसमें इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, खाली है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर कार्बीन्स कहलाता है। तो यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? नहीं, ठीक है। अब कार्बीन्स के बारे में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे देते हैं, क्या पता एग्जाम में आपके लिए पूछ लिया जाए, तो वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए। हाँ, देखिए कार्बीन, अगर ये कार्बीन का एक स्ट्रक्चर है, तो मान के चलिएगा कि ये जो सेंट्रल कार्बन एटम है, ये न्यूट्रल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। इसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम बात करें शेयर्ड की, तो यहां पर एक शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन की, यहां पर एक शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो शेयर्ड इसमें इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वो भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो इसका मैसेज आया है, धर्मेंद्र अपना माइक ऑफ कर दीजिए। ओके, आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा ना, मुझे चैट्स में लिख के मत भेजिएगा, डायरेक्ट पूछ लीजिएगा अपना माइक ऑन करके, क्योंकि चैट्स पढ़ने में ना टाइम थोड़ा सा बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो वैसे अपना माइक ऑफ करिए, जब मैं कुछ पूछूं तो ऑन करके कोई भी बता दिया करिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो तुरंत माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक मजेदार बात और ये होती है इस स्ट्रक्चर की, अगर हम कार्बीन्स पढ़ रहे हैं तो इसका कार्बन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ये बात आपने याद रखनी है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की हमेशा कमी लगती है, ठीक है। न्यूट्रल है तो इसमें कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज्ड है, और ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं, शॉर्ट लिव्ड मतलब इनकी लाइफ बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती है कार्बीन्स की, ठीक है, और टेम्परेरी बनते हैं, इतना याद रखिएगा। और स्पिन के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखिए क्वांटम नंबर जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो वहाँ स्पिन क्वांटम नंबर भी होता है, तो उसके बेसिस पे कार्बीन्स जो होते हैं बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, एक सिंगलेट और एक होते हैं ट्रिपलेट। सिंगलेट की अगर हम बात करें तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही जगह होते हैं जिनका स्पिन अपोजिट होता है, और ट्रिपलेट में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अलग होते हैं, दोनों सेपरेट होते हैं, इस तरीके से। ये जो पीस ऑफ नॉलेज है ये आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा बता दिया मैंने। इसके ऊपर की जो भी नॉलेज है, शॉर्ट लिव्ड, न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये आपके काम की है। तो यहां पर कार्बीन्स कंप्लीट होता है। इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो आएगा, नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस, एक मिनट में देख लेता हूँ,
क्या है, ठीक है, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज इस बार पक्का आएगा आपका एक क्वेश्चन फॉर्मल चार्ज से, और जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं यहाँ पर हो सकता है यही एग्जाम्पल ना पूछ ले हो। तो फॉर्मल चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। फॉर्मल चार्ज, देखिए फॉर्मल चार्ज एक्चुअल में कोई चार्ज नहीं होता है, ये एक हाइपोथेटिकल चीज है। क्या है? हाइपोथेटिकल चीज है, ये कल्पना है। अब ये हमने कल्पना क्यों करी? ताकि हम स्टेबिलिटी चेक कर सकें किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। तो फॉर्मल चार्ज अगर हम देखें FC फॉर्मल चार्ज, उसका फॉर्मूला होता है, आप याद रखिएगा, V माइनस N माइनस B अपॉन 2। याद रख लीजिए फॉर्मूला, V माइनस N माइनस B अपॉन 2। ठीक है, FC का मतलब होता है फॉर्मल चार्ज, V का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, N का मतलब होता है यहां पर नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और B का मतलब होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को समझने के लिए हमको एक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। हम समझते हैं स्ट्रक्चर SO4 2 नेगेटिव का। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो किस तरीके का बनता है? तो S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और इस पूरे स्ट्रक्चर के बाहर 2 नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे, और 1 2 3 4, और 1 2 3 4 5 ऐसे। इस ऑक्सीजन को हम नाम दे देते हैं फर्स्ट ऑक्सीजन, इसको नाम दे देते हैं सेकंड ऑक्सीजन, इसको नाम दे देते हैं थर्ड ऑक्सीजन, इसको नाम दे देते हैं फोर्थ ऑक्सीजन। अब हम एक एक करके फॉर्मल चार्ज सब में निकालने की कोशिश करेंगे। इस एग्जांपल से आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जब ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर आप किसी में भी फॉर्मल चार्ज निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम सल्फर में फॉर्मल चार्ज निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, किसमें? सल्फर में फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या था? V माइनस N माइनस B अपॉन 2। तो सल्फर, सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है? सल्फर में वैलेंसी कितनी होती है बताओ, कोई मुझे बता सकता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन फैमिली का है तो 6 ही होगा, 6। वैलेंसी कैसे निकालते हैं ये बताऊं या आता है? ये बताऊं? है, आता है? सर 6 होंगे इसमें सल्फर में। हाँ, नहीं वो तो आप तो होशियार हैं, आपको तो पता है। बाकी जो जिनको नहीं पता है, कोई है ऐसा जिसको नहीं पता है? बिना शर्माए बोलो, शर्मा जाओगे तो फिर बेकार हो जाएगा। ठीक है, एक बार बता दीजिए सर। बता देता हूँ। देखो होता क्या है ना, एटॉमिक नंबर देखो सबसे पहले। एटॉमिक नंबर सल्फर का कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। 16। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 6। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला शेल, ये दूसरा, और ये लास्ट का। लास्ट वाला क्या है? वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो यानी कि इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सर यहाँ पर, हाँ सर आवाज बहुत कम आ रही है। अभी ठीक है? यस सर। अभी ठीक है ना? ठीक है, तो आपने सुन लिया ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सल्फर की वैलेंसी कितनी हो गई? 6। हम पढ़ रहे हैं फॉर्मल चार्ज निकालना इस स्ट्रक्चर में। उसके बाद हमको नंबर ऑफ
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालना है कि कितने हैं इसमें। अब यहां पर देखो सल्फर ने एक इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड किया है, दूसरा ये किया है, 2 3 4 5 और 6, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन से इसने बॉन्डिंग कर रखा है। तो क्या सल्फर के पास यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो बॉन्ड नहीं बना रहा है? तो नहीं है, तो 0। समझे? 6 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास और 6 के 6 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कोई बचे? नहीं बचे। तो जब नहीं बचते हैं तो वहां पर 0 नंबर असाइन कर दिया जाता है। ठीक है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? बॉन्डिंग, टोटल बॉन्डिंग देखते हैं इसमें। एक्चुअली बॉन्डिंग का मतलब सिर्फ बॉन्डिंग नहीं होता, टोटल बॉन्डिंग होता है। टोटल बॉन्डिंग का मतलब कैसा होता है? 6 तो ये हैं और 2 यहां पर भी होंगे ऊपर। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूं आपको कि अगर यहां पर नीचे 2 हैं तो ऊपर वाले भी 2 कंसिडर होंगे, तभी बॉन्ड हुआ है। एक ये है तो एक ये भी कंसिडर होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सल्फर के ऊपर टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 12। 6 उसके खुद के थे और 6 जो जिनके साथ उसने पेयरिंग की है। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 6 - 0 - 12/2, यानी कि 6 - 0 - 6, और 6 - 6 कितना होता है? 0। तो यानी कि सल्फर के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? 0। ठीक है। यहां तक ऐसे करेंगे इसको, फॉर्मल चार्ज निकालना। अब आपको मेरे ख्याल से कंफ्यूजन यहां पर ये हुआ है कि ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 12 कैसे हो गए? यहीं पर हुआ है किसी को कंफ्यूजन, या आ गया समझ में? सर एक बार फिर से बता बताओ? सर आ दीजिए। गया। यस हाँ, सर। मैं फिर से बताता हूँ। देखो, जिसको नहीं आया है वो ऐसे समझ लो। जब ए के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो बी के साथ बॉन्डिंग बनाने आता है, तो वो उसका इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ऐसे शेयर करता है। और बी भी क्या करता है? ए का इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तब जाके ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और सिंगल बॉन्ड बनता है। अब सल्फर ने अपने चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन बनाए हैं? बॉन्ड 1 2 3 1 2 1। तो एक लाइन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं? 2। तो यहाँ कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 को सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएंगे ना, 12। समझ गए? इस तरीके से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हुए ये। तो सल्फर का फॉर्मल चार्ज 0 हो गया। अब ऑक्सीजन नंबर 1, इसमें फॉर्मल चार्ज निकालने की कोशिश आप लोग करिए। 2 मिनट दे रहा हूं, आप लोग करिए इसको। ऑक्सीजन नंबर 1 जो ये वाला है, इसमें फॉर्मल चार्ज निकालने की करिए तो जरा। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? V - N - B/2। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें कितने दिख रहे हैं आपको, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? ये वाला इलेक्ट्रॉन, देखो ये वाला पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये वाला पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इसलिए कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है। और टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बी कितने हो गए इस ऑक्सीजन में? फर्स्ट नंबर की ऑक्सीजन में टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने होंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? भाई बॉन्डिंग 2 तो ये हैं और 2 इसके नीचे हैं, तो टोटल कितने हो गए? 4। समझ में आया? तो फॉर्मल चार्ज क्या बनेगा? 6 - 4 - 4/2। 6 - 4 कितना होता है? 2। 4/2 कितना होता है? 2। 2 - 2 0। तो फॉर्मल चार्ज इस ऑक्सीजन में कितना आ गया? 0। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल और देखते हैं। कोई बात नहीं, फॉर्मल चार्ज निकालना सीख जाओगे, आ जाएगा। अब ये सेकंड नंबर का इसमें देखते हैं, ध्यान से देखना। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है? V - N क्या है? V - N - B/2। V टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर? 8। 8। यानी कि 2 और 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए?
6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ग्रीन कलर के कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 माइनस 6 माइनस बॉन्डिंग में कितने दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 2, तो 2/2, तो 6 माइनस 6 तो क्या हो गया, 0 माइनस 1, तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, -1, नॉट 1। ठीक है, ऑक्सीजन नंबर 3, इसमें फॉर्मल चार्ज कितना होगा, क्या होगा बताओ, V माइनस N माइनस B/2, तो V तो 6 रहेगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, 4, बॉन्डिंग कितने हैं, 4, तो अगेन ये कितना आ जाएगा, 4/2, यानी कि ये अगेन 0 आ गया, तो इसमें भी कोई फॉर्मल चार्ज नहीं होगा, और ये वाले में अगेन -1 आंसर आ जाएगा फॉर्मल चार्ज का। तो फॉर्मल चार्ज निकालना सीख गए, सीख ही गए होगे, इसको रिपीट मोड में देख लेना बाद में, जहां पर समझ में नहीं आएगा मुझे क्वेश्चन लिख के भेज देना। तो ये आपका फॉर्मल चार्ज कंप्लीट होता है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें जो अगला टॉपिक आता है वो आता है मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, एक होती है रिएक्शन, ठीक है, जैसे मान लीजिए ए है, ए से बी बनता है, बी से सी बनता है और सी से डी बनता है। क्लियर है, ये एक लंबी प्रोसेस है रिएक्शन की, जिसमें रिएक्टेंट आपने ए यूज किया था और फाइनल प्रोडक्ट आपको डी मिला। साइंटिस्ट को कैसे पता चलता है कि बीच में बी बनता है या सी बनता है या डी बनता है, इनका स्ट्रक्चर कैसे है, तो ये किस तरीके से पता लगाया जाता है, कैसे केमिस्ट्री पढ़ने वाले जितने भी साइंटिस्ट हैं वो इस चीज को कैसे पता लगाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी ले लीजिए। तो सबसे पहले इसमें जो तरीका होता है वो प्रोडक्ट एनालिसिस होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट एनालिसिस। प्रोडक्ट एनालिसिस क्या है कि आपने लंबी रिएक्शन को अलग अलग स्टेप्स में तोड़ दिया। ये पहला स्टेप है, तो पहले स्टेप का प्रोडक्ट क्या है, बी। ये दूसरा स्टेप होगा, दूसरे स्टेप का प्रोडक्ट क्या है, सी। तीसरा स्टेप ये हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, डी। तो हर स्टेप का अपना एक प्रोडक्ट होता है और आप सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट की स्टडी करते हैं, तो ये प्रोडक्ट एनालिसिस कहलाता है। दूसरा, इसी रिएक्शन को देखिए जो मैंने बताई अभी आपको कि ए से क्या बनता है, पहले बी, बी से क्या बनता है, सी, सी से क्या बनता है, डी। थोड़ी देर के लिए इसको 3 स्टेप रिएक्शन मान लेते हैं, ठीक है, कि ए से क्या बना पहले, बी, और बी से क्या बना, सी। ये 3 स्टेप रिएक्शन है। तो ये जो बीच का प्रोडक्ट बन रहा है बी, ये बहुत ही क्षण भंगुर के लिए बनता है, बहुत कम देरी के लिए बनता है। तो ऐसे प्रोडक्ट जो बीच में सिर्फ बनते हैं इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। तो ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स होते हैं, अगर आप इनकी स्टडी करें, इनका स्ट्रक्चर देखें, तो आपको ये पता लगाने में बहुत आसानी हो जाती है कि ये आगे चल के सी किस तरीके से बनाएगा। तो एक तरीका ये होता है। उसके बाद आइसोटोप रिलेटेड स्टडीज होती है। आइसोटोप्स, आइसोटोप क्या होते हैं, बेसिकली ट्रेसर होते हैं। आपने क्या किया, एक रिएक्शन है, उसमें कार्बन की जगह आपने कार्बन 14 का यूज कर लिया। नॉर्मल कार्बन को तो आप पहचान ही नहीं सकते कि वो कार्बन कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है हमारे पास इस तरीके का, ठीक है, अब आपने कार्बन की जगह एक कार्बन आपने रेडियो एक्टिव कार्बन यूज कर लिया ग्रीन कलर का, तो वो रेडियो एक्टिव कार्बन अपने आप को यहाँ पर फिट कर देता है। तो उसकी रेडियो एक्टिविटी के थ्रू आप उसको फोटोग्राफिक, जब आप उसकी फोटोग्राफ लेंगे तो आपको इसका स्ट्रक्चर आसानी से पता चल जाएगा। तो आइसोटोप का इस्तेमाल करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कब बन रहा है, कैसे बन रहा है, कहां पर बन रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका कन्फर्मेशन क्या है। तो ये एक तरीका होता है। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक पूरा चैप्टर ही है इसमें, तो ये पढ़ेंगे हम। काइनेटिक्स मतलब रेट ऑफ रिएक्शन।
कि रिएक्शन का रेट क्या है। कोई रिएक्शन 2 स्टेप की रिएक्शन होती है, पहला स्टेप बहुत तेजी से होता है तो दूसरा स्टेप बहुत स्लो होता है। उसी तरीके से पहला स्टेप किसी रिएक्शन में बहुत स्लो होता है तो दूसरा स्टेप क्या होता है, बहुत तेजी से होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर कैसा है ये डिसाइड करता है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट इन दोनों में बनेगा ही बनेगा। तो इसकी भी स्टडी करके आप मैकेनिज्म पता लगा सकते हैं। और उसके बाद जो फाइनल टॉपिक होता है इसमें वो है स्टीरियोकेमिकल स्टडीज। स्टीरियोकेमिकल स्टडीज क्या होती है? जब भी आप ये टर्म सुनेंगे ना, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है, जब भी आप कभी भी ये टर्म आप सुनेंगे, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल शेप, स्ट्रक्चर, उसकी स्टडी। और लाइट, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, उसको ये मॉलिक्यूल किस तरीके से रिस्पॉन्स देता है। तो ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो ये सब चीजों में डील करती है उसको स्टीरियोकेमिस्ट्री बोलते हैं। तो इसके थ्रू भी आप केमिकल रिएक्शंस के रेट को, ये मैकेनिज्म को पता लगा सकते हैं। इनफैक्ट हमारा जो अगला टॉपिक ही है वो पूरा ऑप्टिकल केमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका केमिस्ट्री का पहला लेक्चर आज कंप्लीट होता है। यूनिट 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट। यहाँ पर तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। यूनिट मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आपके पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं हम। ठीक है, यूनिट नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला जो केमिस्ट्री का लेक्चर होगा वो पार्ट नंबर 3 होगा। रोज का एक एक पार्ट पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, आपसे ज्यादा मुझे जल्दी है आप लोग के सिलेबस निपटाने की, और बहुत अच्छे से यहीं पर नोट्स बनाते हुए अपना पढ़िएगा। अब देखिए ऐसा है ना, एक चीज आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए, सिलेक्शन किसका होगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 2 + 2 = 4। एग्जाम में आ गया 3 + 2 = क्या है। ठीक है, बहुत बच्चे इस बात पे लड़ जाते हैं कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया, हमारे टीचर ने हमको ये नहीं पढ़ाया था, हमें तो यही पढ़ाया था। तो जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाता है उसी का सिलेक्शन होता है। तो जब हम आपको यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम आपको पूरी केमिस्ट्री तो पढ़ा नहीं सकते। पूरी केमिस्ट्री का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल लिखा है, क्या लिखा है, न्यूक्लियोफाइल। अब मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल बता दिया कि वो होता है हर वो नेगेटिव चीज जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है, उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब एग्जाम में आ गया कि SO4 2 नेगेटिव, क्या ये न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है। ठीक है, तो आप कहेंगे हाँ है क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बहुत से ऐसा कहेंगे कि सर आपने तो ये एग्जाम्पल हमको कभी पढ़ाया ही नहीं, तो वहां पर फिर गड़बड़ शुरू हो जाती है। मैंने आपको बेसिक मैकेनिज्म पढ़ा दिया है केमिस्ट्री का, सारा जितना भी आपके यहाँ पर सिलेबस में लिखा है मैं वो एक एक टॉपिक बेसिक मैकेनिज्म सब पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सिलेबस है, कोई टफ सिलेबस नहीं है, बस आप लोग कंसिस्टेंट रहिएगा। यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नहीं, ठीक है, केमिस्ट्री का लेक्चर ऑफ करते हैं। बायोलॉजी का लेक्चर जो होगा वो शाम को 6 बजे से शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक एक ब्रेक ले लीजिए और इसका रिवीजन कर लीजिएगा। बॉटनी स्टार्ट करेंगे। हेलो सर। हाँ जी, हाँ बोलिए। सर फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए स्ट्रक्चर को बनाना जरूरी होगा ना? स्ट्रक्चर बनाना जरूरी होगा और हो सकता है स्ट्रक्चर आपको दिया गया हो। ठीक है, अच्छा ठीक है सल्फेटी जो है वो SO4 वो धीरे धीरे आ जाएगा आपको। अभी हम जैसे जैसे केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे ना, सबके स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएंगे, कोई टफ नहीं है, आप वो मत घबराइए। आपको स्ट्रक्चर दिया होगा, नहीं दिया होगा तो स्ट्रक्चर आप बहुत इजीली बना लेंगे। स्ट्रक्चर बनाने में कोई टफ थोड़ा होता है। ठीक है, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मल चार्ज FC = V - N - B/2। V वैलेंसी, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, N। अब ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन थे जिनमें से सिर्फ 4 ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में,
समझ में आया? तो n वो हो गया जो बचे हुए हैं नॉन बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन जैसे, ठीक है। और b क्या हो गया जो बॉन्डिंग टोटल बॉन्डिंग पेयर है O/2, वो फॉर्मल चार्ज होता है। फॉर्मल चार्ज निकाल लोगे, कोई टफ नहीं है। सल्फेट के मॉलिक्यूल यही एग्जांपल आएगा एग्जाम में जहां तक मुझे लग रहा है। सल्फेट ये SO4 2 नेगेटिव अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। ठीक है, फिर चलिए इसको wind up सर करते हैं। बायो की क्लास कितने बजे से होगी सर? 6 बजे से करें यार, मैं थोड़ा थक गया एक्चुअली, बहुत देर से बैठा हूँ मैं, सर 3 बजे 7 से बजे बैठा। से तो सर हमारी पेडागोजी की क्लास भी होती है फिर। आप जब कहो तब कर दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन मत लीजिए। सर कब करनी है बताओ। सर कोई क्लास, सर कुछ क्लास सर वरना मॉर्निंग में रख लीजिए सर, मॉर्निंग में बेटर रहेगा। आप यार मेरे ना सुबह से शाम तक मेरे बहुत बैच चलते हैं, तो मॉर्निंग वाले बच्चे भी बड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे। और क्योंकि सर आप अभी 7 बजे से ना फिर सर हमारी भी पेडागोजी की क्लास चलती है, फिर रेगुलर सर क्लासेस चलती है, तो फिर लोड ज्यादा हो जाता है थोड़ा। अच्छा सर 5:30 से कर दो। 5:30 से कर दे। अभी ऐसा है ना, आज तो पहला दूसरा दिन है, अभी ये होलियों तक ऐसी रही है, और अभी 2-4 दिन तो एडजस्ट कर लीजिए प्लीज। थोड़ा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, दवाई खा खा के पढ़ाना पड़ रहा है। ये वायरल फीवर हो रखा है मुझे एक्चुअली, बहुत बुरा। तो 1-2 दिन की बात और रही, फिर आपके अकॉर्डिंग आप लोग टाइम सेट कर लीजिएगा आपस में, ठीक है। तो जैसा आप लोग कहेंगे वैसा कर लेंगे, कोई चिंता। सुबह ठीक कितने है बजे से कर सकते हैं आप लोग? सर, सुबह सर 5 या 6 जितने बजे से आपको ठीक लगे सर। वो बहुत सुबह जल्दी हो जाएगा एक्चुअली। सर ठीक 7 है, बजे से भी चल जाएगा सर। 7 बजे से तो चल जाएगा, लेकिन यार हम सोते ही रात के 2-2:30 बजे हैं, 3 बजे, तो सर सुबह तो मिलने आप सर अपने हिसाब से सुबह का बता दीजिए। सुबह देख लेते हैं, चलो या तो शाम को या सुबह, तो कोई सुबह जब देखते हैं। माइंड एकदम फ्रेश भी रहता है ना, तो चीजें अच्छे से थोड़ी समझ में भी आती है। तो 8-9 बजे से कर लेंगे, फिर देख लेंगे जैसा भी होता है, ठीक है। क्योंकि सर अभी फिर ये इस टाइम पर सर फिर रेगुलर से पेडागोजी की क्लास होगी, फिर दिन में रीजनिंग वगैरह की क्लास भी होती है, सब एक साथ हो जा रहा था। एक तुम अगर ये सब्जेक्ट अगर सोच रहे मॉर्निंग हो में ना, हो जाता तो बेटर रहता। देखो मैं तुम्हें एक थोड़ा सा अभी, क्योंकि तुम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि पेडागोजी के सहारे तुम लोग LT के टीचर बन जाओगे, तो मेरी बात याद रख लेना, पेडागोजी सब बच्चे एक सी करके आते हैं। असली डिफरेंस आता है अपने सब्जेक्ट में, साइंस में। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े सूरमाओं को मैंने ढेर होते हुए देखा है इस पेपर में, LT में। तो अपना सब्जेक्ट बहुत मजबूत करना पहले, पेडागोजी पे ध्यान दो, बहुत अच्छी बात है, GK पे ध्यान दो, बहुत अच्छी बात है, पढ़ो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज अपने सब्जेक्ट से नहीं, अपना सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग बनाओ। क्योंकि आगे चल के तो फिर बच्चों को अपना ही सब्जेक्ट पढ़ाना है ना, पेडागोजी थोड़ा पढ़ानी है वहाँ, पढ़ानी वहाँ केमिस्ट्री है, पढ़ानी वहाँ बायोलॉजी है। तो जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोग उस पर फोकस करिए, और जैसा आप लोग को टाइम सूट करेगा हम वैसे पढ़ा देंगे। और रिकॉर्डिंग आपको परस्पर इसमें मिलेंगी, रिकॉर्डिंग के साथ कोई इशू नहीं है। कोई नेगेटिव बातें फैला रहा है, मैंने सुना वो नागेंद्र सर बता रहे थे कि कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, ये नहीं होगी, शायद पहले दिन मेरी बात पकड़ ली किसी ने। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है फिर। हाँ अभी 6 बजे से देखते नहीं, अभी कितने बजे देखें फिर क्लास, बताइए। 7 बजे? नहीं सर 5:30 से या 6 सर 5:30 से पेडागोजी है सर, है 7 बजे से पेडागोजी की क्लास है। पेडागोजी है सर, 7 बजे पेडागोजी है सर। अच्छा 7 बजे पेडागोजी आपकी, तो 6 बजे देखते हैं फिर, 6 बजे से देख लेते हैं। बायोलॉजी में टेंशन मत लो, बायोलॉजी में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे। अभी कब है हाँ पेपर? ठीक है ये सर। तो 3 महीने बाद ही होगा पेपर। आज जुलाई में है सर अभी प्रस्तावित। 90 दिन है ना हमारे पास, 90 दिन करीब। जी मैंने आपका टॉपिक डिवाइड कर दिया है ना पर डे के हिसाब से, कितने टॉपिक पढ़ाने हैं। तो हम अगर पर डे 2 टॉपिक भी पढ़ेंगे तो भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है तो सर। चिंता मत करिए, ठीक है। तो अभी 5:45 ठीक, के आसपास बैठते हैं फिर। हाँ ओके सर। 5:45 के आसपास बैठते हैं। ओके चलिए, थैंक यू।